गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है। आज मैं आपको इतिहास विषय के अंतर्गत पार्ट नंबर 7 पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की डेट क्या है स्टूडेंट? वेरी गुड, 3 अगस्त 21। हमारा विषय क्या है? इतिहास विषय। इतिहास कौन सी कक्षा से है? 7वीं। तो इतिहास के अंतर्गत हम एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, 3 में मध्यकाल को पढ़ा है। मध्यकाल के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में पार्ट नंबर 3 दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से राजा आए और किसने कितना कार्यकाल किया है, और अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या सेवाएं दी है, कौन से किले की शुरुआत की है, वगैरह वगैरह। ये सभी हमने मध्यकाल के बारे में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 मध्यकाल के अंतर्गत ही पार्ट नंबर 7। तो कोई बताएगा हमारे पार्ट नंबर 7 का नाम क्या है? ओके, बताइए। जनजातियां खानाबदोश और एक समुदाय में रहने वाले लोग। खानाबदोश और समुदाय में रहने वाले लोग। तो हमारे पाठ का नाम ये बहुत ही बड़ा हो गया है। जनजातियां, खानाबदोश और समुदाय में रहने वाले लोग। खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश जो घूम फिर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें खानाबदोश कहते हैं। यानी कि अभी यहाँ तो कभी कहाँ, ऐसे ही मतलब मध्यकाल में ऐसा था। लोगों का कोई घर ऐसे मतलब कोई भी स्थान पर ऐसे स्थिर नहीं रहते थे कि वो एक जगह आज जैसे हम लोग एक जगह अपना सब कुछ घर बार सेटल करके रहते हैं, ऐसा मध्यकाल युग में ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसी का भी घर बार एक जगह नहीं था और वो ऐसे ही घूम फिर कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही यात्रा कर करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें रहने पीने का, खाने पीने का कोई उनके पास में मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि उनके रहने पीने की जगह यही है, खाने पीने की जगह यही है, उनको यही खाना है, यही पीना है, यही रहना है, वगैरह वगैरह। वो कहीं पर भी रहते थे, कहीं पर भी कुछ भी जो भी उन्हें खाने के लिए मिल जाया करता था वो खाते थे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनजातियाँ, खानाबदोश और समुदाय में रहने वाले लोग। तो हम देखेंगे, जैसे हमने देखा है मध्यकाल के अंदर श्रेणीबद्ध युग था। लोगों को श्रेणियों के हिसाब से उनको व्यवहार
विभाजित किया जाता था। जैसे कोई अगर कोई सुनार हुआ करता था, लोहार हुआ करता था वगैरह वगैरह, तो उनके कामों के हिसाब से उन्हें उनके मतलब उनको वर्णों में विभाजित किया कर दिया जाता था। परंतु इस काल में ऐसा हुआ है कि आगे चल के ऐसा हुआ है कि ये बदलाव आया है कि उन्हें श्रेणियों में नहीं बल्कि उनके उनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। उन्हें उनके मतलब जातियों के अंदर विभाजित कर दिया गया। श्रेणियों में नहीं करके उन्हें जातियों में विभाजित कर दिया गया है, उनको जातियों के अंदर बांट दिया गया है। तो हम इसके अंदर देखेंगे पहला पॉइंट हमारा, जनजाति लोग कौन थे। जनजाति लोग कौन थे? इस पार्ट के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनजाति लोग कौन थे। तो हम देखेंगे जनजाति लोग कौन थे। मध्यकाल युग में मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे उनका कोई रहने का, खाने पीने का कोई ऐसा मतलब मुकाम नहीं था, उनका कोई ऐसा मकाम नहीं था कि नहीं यहाँ रहना है, कि यहाँ खाना है, यहाँ पीना है वगैरह वगैरह। उनके खाने पीने की कोई सोई नहीं होती थी, रहने की कोई सोई नहीं होती थी। तो इसीलिए तो इनकी जातियाँ क्या थी, हम देखेंगे इनकी जातियाँ क्या थी। तो इनके जातियों का कोई इतिहास के अंदर मतलब ऐसे कोई लिखित इतिहास नहीं था। इनके बारे में ऐसा कोई भी वो नहीं था कि इनके इतिहास लिखित रूप से कोई भी ऐसे लिखित रूप से कोई इतिहास नहीं था इनका। इनके वंशजों के बारे में वगैरह वगैरह ऐसा कोई मतलब मूल रूप से ऐसा कोई सबूत नहीं था जो लिखित रूप से हो, क्योंकि ये इनके टाइम पर कुछ लिखने के साधन वगैरह कुछ नहीं था। इसीलिए ये इनको इनके पीढ़ी को विरासत में इनकी जो भी ऐतिहासिक मालूमात वगैरह होती थी, इनके रीति रिवाज वगैरह इनके पीढ़ियों को वो लोग अपने विरासत में देते जाते थे। पहले विरासत में देते जाते थे, जैसे कि अगर कोई दादा होता तो वो उसके बेटे को अपने ऐतिहासिक कहानी पूरी बता कर जाता था। फिर वो बेटा उसके बेटे को पूरी ऐतिहासिक कहानी बताते जाता था कि उसके इतिहास उसके अंदर उसके साथ में क्या मतलब उस युग में क्या हुआ है, उन्हें क्या क्या सहना पड़ा है, उस युग के अंदर कौन कौन सी सेवाएं हुई है वगैरह वगैरह, इन्हें कैसे उनका खान पीन का वो कैसा है, उनकी वर्ग व्यवस्था कैसी थी वगैरह वगैरह, इनकी परंपराएं क्या थी, इनकी जातीय व्यवस्था क्या थी, यह सब वो अपने एक दूसरे के मतलब एक के बाद में एक के बाद में एक दूसरे को बताते चलते थे। इसी प्रकार इनका इतिहास लोगों तक पहुँचता था। तो इनका कोई भी ऐसा लिखित रूप नहीं था जिसके कारण लोगों को इसकी मालूमात मिले, बल्कि ये मौखिक रूप से ही एक दूसरे को अपने वर्ग व्यवस्था की जानकारी देते जाते थे। तो इसी के अंतर्गत एक अकबर खान ने कमाल खान नामक एक सेनापति को सूबेदार बनाया था। सूबेदार यानी किसी भी कस्बे का रखवाला अकबर ने, सेनापति अकबर ने। अकबर बादशाह ने कमाल खां को अकबर बादशाह ने कमल खां को एक सूबेदार के रूप में सूबेदार के रूप में स्वीकार किया था, सूबेदार बनाया था। एक मतलब उनका एक कस्बा था, कस्बे के रखवाले के देख रेख के लिए सूबेदार बनाया था कमल खां को। तो कमल खां ये 12वीं सदी के अंतर्गत इनका 12वीं सदी के अंदर एक चरसपर शाही का उदय हुआ। चरसपर शाही के उदय के बाद में ये बहुत ही मतलब उनके अर्थव्यवस्था सुधरने लगी वगैरह वगैरह, ये सब मतलब कार्य करने लगे। उसके बाद में अकबर कमल खां और पृथ्वीराज चौहान
कमल खान के पृथ्वीराज चौहान और कमाल खान के बीच में जंग होने लगी, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लगे। कभी कमाल खान पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान कभी कमल खान के ऊपर आक्रमण करता है। इसी प्रकार दोनों के अंदर जंग होने लगी और एक पानीपत की लड़ाई के अंदर कमाल खान ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी। कहा जाता है कि मतलब इतिहास के अंदर ये लिखित है कि कमाल खान ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालकर उसकी मृत्यु कर दी थी। तो ये पानीपत की लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी कमाल खान द्वारा। फिर इसी के अंतर्गत आते हैं 1951 के अंदर मान सिंह, जो अकबर बादशाह के नवरत्नों अकबर बादशाह का सेनापति था। मान सिंह हम सभी जानते हैं कि मान सिंह एक सेनापति थे। ये बहुत ही वीर योद्धा थे, वीर शूरयोद्धा थे। ये बहुत ही मतलब जज्बाती थे और एक राजपूत योद्धा थे। तो ये राजपूत योद्धा होने के बावजूद भी अकबर के सेनापति के अकबर के लिए कार्य करते थे। यह अकबर के सेनापतियों में से एक थे जो एक बहुत वीर योद्धा थे। तो इन्होंने 1551 में शाही यह कस्बे को लूट लिया था। 1591 में मान सिंह ने एक कस्बे को लूट लिया था। वहाँ पर लूट मचाई, वहाँ पर लूटा वगैरह और वहाँ के किलों के ऊपर कब्जा कर लिया था। किले के ऊपर कब्जा करने के बाद में ये अकबर की धरोहर नहीं रही है, बल्कि ये आगे चल के औरंगजेब के अधीन हो गई है। औरंगजेब जिसने किले का आविष्कार किया। जो भी ने वहाँ पर किला वगैरह है, जो कुछ भी लूटा था, तो ये अकबर की विरासत नहीं होकर औरंगजेब के अधीन हो गई थी। तो ये था हमारा जनजाति लोग कौन थे, तो आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे देखेंगे खाना बदोश और घूमने वाले लोग कौन थे। खाना बदोश और घूमने वाले लोग। हमारा सेकंड पॉइंट है खाना बदोश और घूमने वाले लोग। ये कौन थे खाना बदोश और घूमने वाले लोग? ये हमारे पार्ट के अंदर का सेकंड पॉइंट है। तो खाना बदोश और घूमने वाले लोग, ये मैंने आपको बताया है कि पहले रहने का कोई ऐसा मुख्य स्थान नहीं होता था कि रहना है। तो ये खाना बदोश और घूमने वाले लोग ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके अपना पशुओं का शिकार करके अपने खाने का पोषण वगैरह ढूंढ लिया करते थे। मतलब ये एक ही झुंड में ऐसे अपने कोई भी कबीले से एक झुंड बनाकर निकलते थे और ऐसे ही कई मीलों तक के 6 से 7 मील तक के ऐसे चलकर जाया करते थे। 6 से 7 मील से ज़्यादा वो नहीं चलते थे। तो कई दूर दूर तक के 6 से 7 मील तक के वो चलकर अपना मतलब खाने वगैरह का सामान ढूंढते थे। रास्ते से ऐसे ही अगर उन्हें कोई जंगल वगैरह मिल जाता तो उसके अंदर घुसकर वो सभी अपने काफिले के लोगों के साथ में अपनी टोली लेकर ही जाया करते थे। वो कोई भी अकेले अपना वो सामान वगैरह की व्यवस्था नहीं करते थे, बल्कि उनके सभी साथ में लेकर काफिलों को पूरा काफिला साथ में लेकर जाया करते थे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। वो ऐसे फिर अगर वो जंगल वगैरह में जाते तो फिर कोई
पक्षी वगैरह दिख जाता है तो वो उसका शिकार करते, एक उसे पकड़ता, वो दूसरे के पास में देता, वो उसे आप बुक में आप देख रहे होंगे कि एक ने शिकार हिरन का शिकार किया है। हिरन का शिकार करने के बाद में दूसरा व्यक्ति तीसरे के पास उसको पकड़ के तीसरे के पास में दे रहा है और वो उसको चौथे को दे रहा है पकड़ने के लिए, और फिर वो एक पांचवा व्यक्ति उसको कंधे पर लादे हुए ले जा रहा है। और उसी के बाजू में आप देखिए बुक के अंदर एक व्यक्ति है जो नीचे बैठा हुआ है, कुछ तो भी सामान वगैरह तैयार कर रहा है, और एक उसी के बाजू में एक दूसरा व्यक्ति है जो खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे ही वो पशुओं को पकड़कर अपने खाने का मतलब तैयारी करते थे, अपने खाने का इंतज़ाम कर लिया करते थे पक्षियों द्वारा। तो ये हो गया उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके पास में उनके खाने पीने की कोई सोई नहीं हुआ करती थी, उनके पास में उनका कोई सामान वगैरह नहीं हुआ करता था, बल्कि वो जहाँ भी जाते थे अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद ही कर लिया करते थे। तो ये था हमारा खानाबदोश और घूमने वाले लोग। इसके बाद में आते हैं बंजारे। बंजारे 17वीं सदी के अंदर अंग्रेज ने बंजारों का वर्णन किया है 17वीं सदी के अंदर। बंजारों को सब लोग जानते हैं, बंजारे कौन होते हैं। तो बंजारे जो लोग मतलब ऐसे ही घूम फिर कर अपना कारोबार किया करते थे, उनकी भी कोई एक जगह स्थिर नहीं होती थी। तो बंजारों का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत 17वीं सदी में अंग्रेजों ने बंजारों का वर्णन किया है। वे 14,000 बैल, गेहूं के थैले, जवार चावल वगैरह ये सब लेकर जाते थे। 14,000 बैल। चावल आदि वे ऐसे देखिए, वो अपने टोली के साथ में अंग्रेजों द्वारा वर्णन के अंदर लिखा हुआ है कि वे 14,000 बैलों को अपने साथ में लेकर बैलों के ऊपर गेहूं, चावल वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें होती थी वे लेकर अपने साथ में जाया करते थे, और ऐसे ही रास्ते से तिजारत करते थे, यात्रा करते थे। तो उस यात्रा के अंदर अगर वो देखते थे कि अगर उनके पास का सामान कई जगह वो अगर ज़्यादा दामों में बिक रहा है, मतलब जो भी उनके पास में घी वगैरह जो बैलों के ऊपर लादे हुए थे, बैलों के पीठ के ऊपर के थैलों के अंदर डालकर लादे हुए थे, तो अगर वो ऐसे ही रास्ते से यात्रा करते करते पता करते हुए चलते थे कि उनके सामान के दाम कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ कम मिल रहे हैं, तो ऐसे ही वो पता करते थे यात्रा करते करते। तो अगर उनके पास में जो भी गेहूँ चावल वगैरह होते थे, तो अगर उनके दाम उनको कहीं ऐसा लगता था कि इसका दाम हमारे दाम से ज़्यादा बढ़कर मिल रहा है, तो वो गेहूँ चावल वगैरह जो भी अनाज होता था उनके पास में वो उसे बेच दिया करते थे। और अगर उन्हें कहीं ऐसी कोई चीज़ मिल रही है जिसके दाम कम है और वो उस चीज़ को अगर ज़्यादा दामों में बेच सकते हैं, तो वो उस चीज़ को खरीद लिया करते थे। तो ये था बंजारे, हमने देखा है। अब देखेंगे हम बदलता समाज। तो बदलते समाज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में बहुत मतलब काफी हद तक के सुधार आया अर्थव्यवस्था में।
बदलते समाज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक के सुधार आए और मैंने आपको बताया है कि पहले मध्यकाल युग में श्रेणियों के हिसाब से उनकी विभाजित किया जाता था, परंतु इसमें बदलते समाज के अंतर्गत कोई अगर सुनार हुआ करता था तो उसे सुनार की जाति का में विभाजित कर दिया जाता था। अगर कोई लोहार होता तो उसे लोहार जाति घोषित कर दिया जाता था। अगर कोई राजमिस्त्री वगैरह होता तो उसे राजमिस्त्री घोषित कर दिया जाता था। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था, जैसे ब्रह्मों के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे, उन्हें ऊँची जाति का माना जाता था। तो इसी प्रकार बदलते समाज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और सभी को अपने कामों के हिसाब से अपने जातियों के हिसाब से विभाजित कर दिया गया। किसी को ब्राह्मण जाति के अंतर्गत घोषित किया गया है, तो किसी को लोहार जाति के अंतर्गत घोषित किया है, किसी को चमार जाति के अंदर घोषित किया है। तो ऐसे ही सभी को अपने अपने समाज के अंदर मतलब अपना अपना समाज दे दिया गया और उसे समाज के अंदर विभाजित कर दिया गया। इसके बाद आता है गौण समाज। गोंडा हमारा पॉइंट है गोंडा। इस पार्ट के अंतर्गत हमारा आखिरी पॉइंट है गोंडा। तो ये गोंडा क्या है? गोंडा नाम की एक समाज है जिसे गोंड बोला जाता था। तो ये गोंडा समाज का एक मतलब बहुत ज़्यादा देश में स्थान मिलाकर एक स्थान बनाया जाता था। फिर ऐसे 12 स्थानों को मिलाकर ऐसे एक स्थान बनाया जाने लगा। तो ये इनकी ताकत बहुत थी। ये अपना कार्य सब मिलजुल कर करते थे, अब एक काफिला में रहते थे। तो जब इन्हें पता चला है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जब उन्हें पता चला है कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो वंश था लोधी वंश, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशजों ने सत्ता चलाई है दिल्ली के अंदर। तो जो उसका आखिरी सुल्तान था लोधी वंश, इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी को इन्होंने शिकस्त दे दी। जब इन्हें पता चला कि दिल्ली का ताकत कम हो रही है, इन्हें आभास हुआ है कि दिल्ली की ताकत कम हो रही है, तो इन्होंने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और उनके शासन को उनको शिकस्त दिया और अपना वहाँ पर शासन चलाने लगे। तो ये था हमारा गोंड समाज। हमने देखा है जनजाति और खानाबदोश और समुदाय के लोग। तो इसके अंतर्गत हमने देखा है मध्ययुगीन काल की अर्थव्यवस्था वगैरह कि जनजाति लोग कौन थे, जनजाति लोग क्या करते थे वगैरह वगैरह, वे कैसे तिजारत करते थे, उनका व्यापार क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, उनका खाना पीना क्या था, ये सब हमने देखा है। तो इसके अंतर्गत हमने बंजारे समाज को भी देखा है। बंजारे समाज की अंग्रेज़ों ने कैसे उनका वर्णन किया है कि वो अपना ये तिजारत करते थे, बैलों के ऊपर रखकर तिजारत करते थे। 14,000 बैल वो साथ में लेकर घूमते थे। बैलों अगर वो उनका काम हो भी जाता, अगर वो कहीं रुक जाते थे उनके बैलों को खुले में छोड़ देते, क्योंकि वहाँ पर जगह की कोई कमती नहीं थी। वहाँ पर जगह के लिए ऐसे घूमने के लिए कोई ऐसे मतलब नहीं था कि बैल वगैरह को नहीं छोड़ सकते। तो वो अपने बैलों को ऐसे ही खुला छोड़ देते तिजारत करते समय। फिर उन्हें कहीं जाना होता तो फिर बैलों के ऊपर अपना अनाज वगैरह लाते और फिर तिजारत करने के लिए निकल जाते। और जहाँ उन्हें कम दामों में सामान मिलता है वहाँ खरीद लेते हैं, और जहाँ उन्हें ज़्यादा दाम मिलते हैं तो अपने पास का सामान फरोख्त कर देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। तो ये देखा हमने बंजारा समाज। उसके बाद देखा है हमने बदलता समाज। तो बदलते समाज के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। उन्हें जातियों के हिसाब से जनजातियों के हिसाब से विभाजित कर दिया गया था। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 7 इतिहास के अंतर्गत जनजातियाँ, खानाबदोश और समुदाय के लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझा होगा और आपके लिए इसके ऊपर गृह पाठ है। मैं आपको लिख कर देती हूँ। गृह पाठ इस पाठ में आए हुए
जातियों के नाम लिख कर लाइए। तो आपके लिए गृहपाठ है, मतलब घर का काम है कि इस पाठ को पढ़कर इस पाठ में आए हुए जातियों के नाम लिखकर लाइए। मतलब मैंने आपको बताया है कि इसके पाठ के अंदर कौन कौन सी जातियाँ आई है, किनकी क्या क्या वर्ग व्यवस्था रही है, वगैरह वगैरह। तो आपके लिए इसके गृहपाठ है कि आप इसके अंदर जो भी जातियाँ आई है उन जातियों के नाम लिख कर लाएँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।